तो हाय दोस्तों, कैसे हो आप लोगों का फिर से स्वागत है हमारे चैनल स्टडी फॉरम में। मैं आपका भाई आर्यन और हमारा और आपका एक प्यारा और खूबसूरत सा चैनल स्टडी फॉरम, जिसमें दोस्तों हम लोगों ने अभी जो पहली क्लास सोशल साइंस के चैप्टर 1 की स्टार्ट कर दी थी। इंट्रोडक्शन क्लास तो आपने देखा ही होगा और उसमें हम लोगों ने सारे चैप्टर को बात कर लिया था। अंत में एक टॉपिक दोस्तों रह गई थी, छोटी सी टॉपिक, सत्ता की साझेदारी के रूप में। उसमें थोड़ा लोग ये कार्यपालिका विधायिका न्यायपालिका पढ़ने वो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। ये आपकी बुक में तो बहुत ज़्यादा नहीं है, पर आपको समझना चाहिए, जो कि लोगों को बेसिक समझ नहीं होती है। तो कार्यपालिका विधायिका न्यायपालिका के बारे में ऐसे बता दिया था, लेकिन आपको उसको अंदर उसको डीपली थोड़ा समझना है। तो आज हम उससे देखेंगे। और फाइनली दोस्तों, अभी हमने इससे पहले इसको वीडियो शूट कर दिया था, पर हुआ ऐसा प्रॉब्लम कि हमने स्क्रीन ऑन करना भूल गया था और वीडियो शूट होती रही, पर बाद में देखा तो वीडियो शूट नहीं हुई, तो फाइनली दोबारा करना पड़ रहा है। तो होता है दोस्तों, कभी कभी हो जाता है। तो चलिए ठीक है, स्टार्ट करते अपने वीडियो को। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को दोस्तों में शेयर करना ना भूलिए। आइए चलिए देखते हैं अपनी वीडियो को और बात कर लेते हैं। सत्ता की साझेदारी हमारे चैप्टर का नाम था, आपको पता है, और हमें पढ़ना क्या था? सत्ता की साझेदारी के रूप, सत्ता के साझेदारी के रूप। ठीक है, किस तरह से उन्हें डिवाइड किया जा सकता है, किस तरह से शक्तियों को विभाजित किया जा सकता है। तो पहले क्या होता था दोस्तों ना, थोड़ा अगर किसी चीज़ को पढ़ना है और समझना है तो थोड़ा उसके इतिहास में जाना जरूरी है। बिना उसके आप हिस्ट्री में जाए किसी भी चीज़ को बहुत अच्छे से नहीं अपने आप में एब्जॉर्व कर सकते, नहीं समझ सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम पहले इसको कुछ समझते हैं कि पहले ये माना जाता था जो एक सत्ता है, इसकी जो शक्ति है ना, इसे डिवाइड नहीं किया जा सकता। आखिर क्यों? क्योंकि अगर जो शक्ति है फैसले लेने की अलग अलग लोगों में बांट दी जाए, तो जब कभी सडन अचानक फैसला लेना होगा तो नहीं लिया जा सकता है, जल्दी जल्दी नहीं हो पाएगा। तो इसलिए कहते थे कि जो शक्ति है वो एक ही लोग के पास में, जिससे फैसले लेना आसान हो। तो इस तरह से पहले माना जाता था। तो जब इस तरह से माने जाने, इसी के बाद ये सत्ता का साझेदारी का रूप इसी से विचार से आता है। तो फिर जब कहते हैं कि यार लोकतंत्र है, अब लोकतंत्र तो लोगों का शासन है। अब हर लोगों को तो नहीं बनाया जा सकता है, मतलब हर लोगों को शक्तियां नहीं सौंपी जा सकती, क्योंकि हर कोई इसका अधिकारी, मतलब बोल सकते हैं इतना समझदार नहीं होता है, हर किसी के पास इतना समय नहीं होता, हर कोई इतना नहीं होता है कि वो शक्ति का उपयोग कर सके। लेकिन जिससे लोग चुने उनके पास तो शक्तियां होनी चाहिए, किसी एक ही व्यक्ति के पास शक्ति होना नहीं सही है। तो इस तरह से किसी मतलब जिसे डिवाइड किया गया, लोगों में शक्तियों को विभाजित किया गया। अभी लोगों में आप मत समझिएगा कि हर लोगों को दे दिया गया, क्या था वो डिवाइड, हम उसे समझेंगे, हम आपको समझाने की कोशिश करें, आप उस बेस पे ध्यान दीजिए। ठीक है, अभी सत्ता की साझेदारी के रूप, तो जब हमने बोला कि क्या एक लोकतंत्र का एक बुनियादी सिद्धांत है कि जो लोग है ना, वही जो है, मतलब लोगों का ही शासन लोकतंत्र होता है। मतलब शक्तियों को डिवाइड करना ही लोकतंत्र की आप आत्मा बोल सकते हैं, जो भी बोल सकते हैं। तो जब तक आप उसे डिवाइड नहीं करेंगे तब तक आप उसे नहीं कहते कि लोकतंत्र है। किसी एक व्यक्ति के हाथ में अगर शक्ति रहेगी तो उसमें मतलब वो निरंकुश होता चला जाएगा, वो क्या करेगा, वो सब अपने मन का करेगा। ठीक है, तो अब आगे हम देखते हैं। अगर अभी तक आपने पहला वीडियो नहीं देखा तो पहला वीडियो देखिएगा, तभी आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आएगा। और अगर आपने पहला वीडियो देख रखा है तो मुझे पूरी तरह से आशा है कि आपको वीडियो देखने में जरूर मजा आया होगा और आपको जरूर बहुत अच्छा लगा होगा और आपको अपने टॉपिक पे एकदम बहुत अच्छे से पकड़ हो गई होगी। तो चलिए ठीक है, अपने इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, इसमें आपको 4 टॉपिक से पढ़ाया गया है। ठीक है, सत्ता की साझेदारी ग्रुप में 4 पढ़ाया गया, जिसमें से फर्स्ट और सेकंड इंपॉर्टेंट है, थर्ड और फोर्थ आपको कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो चलिए हम बात सबकी करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं, किसी की बात नहीं करेंगे, बात हम सबकी करेंगे, ऐसा कोई नहीं है। तो ठीक है, आइए हम पहले अपने टॉपिक की बात करते हैं। इसमें दिया है क्या दोस्तों, सरकार के विभिन्न अंगों के बीच शक्ति का विभाजन या सत्ता का विभाजन। ठीक है, सरकार के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता का विभाजन। ओके, अभी दोस्तों आप इसी को एक नाम और याद रखिए तुरंत, पहले नाम याद रखिए, फिर एक्सप्लेन करते हैं हम। नियंत्रण और संतुलन व्यवस्था। क्या? नियंत्रण और संतुलन व्यवस्था। ये दोस्तों नियंत्रण और संतुलन व्यवस्था आपको इंपॉर्टेंट करना चाहिए, ये व्याख्या करने के लिए आ सकता है। नियंत्रण और संतुलन व्यवस्था को व्याख्या कीजिए, यह क्या है नियंत्रण और संतुलन व्यवस्था। ठीक है, अभी हम इसको समझते हैं। दोस्तों क्या है कि सरकार के विभिन्न अंगों के बीच में सत्ता का विभाजन,
एक और याद रखिएगा आप नाम इसका, सत्ता का क्षैतिज वितरण, ये शक्तियों का क्षैतिज विभाजन, ठीक है, क्षैतिज। अभी जब हम एक्सप्लेन कर देंगे आपको पूरा, जब आप पूरा देख लेंगे तो आपको ये सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे और आपके दिमाग में जो भी डाउट यहाँ से इन तीनों के नाम से बन रहे हैं। तो दोस्तों सरकार के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता का विभाजन क्या होता है कि जो गवर्नमेंट है, जिस तरह से सरकार को चलाया जा सकता है ना, ये किसी एक अकेले के द्वारा नहीं चला जाता। सरकार के अंग कौन कौन से होते हैं? कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका। अभी कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका को हमें एक्सप्लेन करना ही पड़ेगा, हमें पता है। कार्यपालिका, विधायिका। दोस्तों कार्यपालिका विधायिका से हो सकता है वीडियो बड़ा हो जाए, क्योंकि हम इसके बहुत अच्छे से इसमें जाने वाले, थोड़ा इसको डीपली पढ़ने की कोशिश करेंगे, तो भागिएगा मत, पढ़िएगा, इससे आपका नॉलेज ही बढ़ेगा, ठीक है। अभी कार्यपालिका विधायिका दोस्तों अगर हम आपको पढ़ा दें कि ये कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका एक दूसरे पे अंकुश रखती हैं, एक दूसरे को नियंत्रण करती हैं, और ये कोई अलग मतलब निरंकुश नहीं हो पाता है, कोई गलत काम नहीं कर पाता है। अगर हम आपको इस तरह से समझा दें तो ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन आप उस तरह से नहीं समझ पाएंगे जिस तरह से आपको समझ में होना चाहिए। आखिर कार्यपालिका क्या है, कार्यपालिका में कौन आता है, विधायिका क्या है, न्यायपालिका क्या है, क्या आता है न्यायपालिका में, कौन आता है न्यायपालिका में, ये सारी चीज़ें तो आपको पता होना चाहिए ना। अगर आपको ये नहीं पता है तो आपको ये सारे पढ़ के कोई मतलब नहीं है। तो सरकार के विभिन्न अंग कौन से हो गए? कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, जिससे आपकी गवर्नमेंट चलती है, ठीक है। अब ये होते हैं एक सरकार के एक विभिन्न अंग, मतलब सरकार के विभिन्न अंग, लेकिन एक ही स्तर पर। ये क्या होता है? ये केंद्र स्तर पे ही सरकार चलाते हैं, ये केंद्र स्तर पे ही इनकी सरकार चलती है, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका। तो हो गया कि एक ही स्तर पर क्या करते हैं? ये कानून चलाते हैं। तो ये जो क्षैतिज विभाजन होता है, ये क्षैतिज विभाजन यही होता है कि गौरव सरकार शक्ति, मतलब सरकार के, या बोल सकते हैं आपके शक्तियों का एक ही स्तर पर कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका के बीच में जो वितरण है, यही मतलब इसका क्षैतिज विभाजन है, ठीक है। अभी सरकार के विभिन्न अंगों के बीच में सत्ता का विभाजन एक ही स्तर पर क्या है? क्षैतिज विभाजन है। ये सरकार के विभिन्न अंग होते हैं, कार्यपालिका, न्यायपालिका, जो एक ही स्तर पर होती है। अभी लेकिन हम इसके पहले कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका में थोड़ा सा डीपली चलने की कोशिश करते हैं, हो सके तो आपको समझ में आए। अब कार्यपालिका की दोस्तों बात करें तो कार्यपालिका में भी दो प्रकार के होते हैं। एक आपको मिल जाता है केंद्र, एक आपको मिलेगा राज्य। कार्यपालिका केंद्र में होती है, कार्यपालिका राज्य में भी होती है, विधायिका राज्य में भी होती है, विधायिका क्या बोलते हैं? केंद्र में भी होती है। लेकिन न्यायपालिका का बात थोड़ा सा अलग है, तो न्यायपालिका को आप अलग छोड़ दो, उसको हम डिवाइड करेंगे। अभी केंद्र में क्या होता है दोस्तों? कार्यपालिका का सबसे प्रमुख कौन होता है? ठीक है, ये इधर राष्ट्रपति आता है, आपका जो प्रेसिडेंट होते हैं, ठीक है, इधर पति, ओके। इसके बाद आपका उपराष्ट्रपति, इसके बाद आपका प्रधानमंत्री, इसके बाद उप प्रधानमंत्री, मंत्री परिषद। अगर आपको दिखेगा ना, उसे तो दिखेगा दोस्तों, अगर नहीं दिख रहा है तो सुन लीजिएगा, उसके थोड़ा नीचे हो गया होगा, तो मंत्री परिषद, ओके। तो ये क्या होता है? ये आप कहते हैं किधर में भाई साहब? कार्यपालिका में। राज्य में कौन आता है? राज्यपाल, इनके नीचे मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, और यहाँ पे भी जो मंत्री होते हैं वो कैबिनेट मंत्री, जो भी मंत्री होते हैं, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, और जो भी मंत्री परिषद होता है इनका, ठीक है। तो आप ये समझिएगा दोस्तों कि जो प्रधानमंत्री होते हैं, ये उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, ये कार्यपालिका में आते हैं। और कार्यपालिका दो होती है, राज्य की अलग होती है, केंद्र की अलग होती है। राज्य में आपके राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, और जो राज्य के मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्री होते हैं वो आते हैं। अगर विधायिका की बात की जाए तो विधायिका में क्या होता है? विधायिका में बस संसद आते हैं, और ये भी राज्य का अलग होता है और केंद्र का अलग होता है। सुन लीजिएगा दोस्तों, आप लोगों उसके थोड़ी स्पेस की हमें कमी पड़ रही है, तो आपको संसद में राज्यसभा और लोकसभा देखने को मिलेगा, राज्यसभा और लोकसभा, ठीक है। और आप जब राज्य स्तर पर जाएंगे तो वहां पर आपको विधान परिषद और विधानमंडल देखने को मिलेगा। तो ये विधायिका भी राज्य और केंद्र की अलग अलग होती है। हाई कोर्ट की बात, मतलब न्यायपालिका की बात नहीं करते, न्यायपालिका को भी थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं, ओके। तो आपको एक बात समझ में आना चाहिए भाई कि केंद्र का अलग होता है, कार्यपालिका राज्य का अलग होता है, विधायिका अलग होती है, ठीक है। अभी क्या होता है दोस्तों, समझिएगा, जो मतलब जो इधर कार्यपालिका में है
वो विधायिका में भी हो सकते हैं। समझ रहे हैं आप, जो कार्यपालिका में है वो विधायिका में हो सकते हैं। कैसे कि आपका प्रधानमंत्री है, ये कार्यपालिका के सदस्य होते हैं, किंतु इन्हें राज्यसभा या लोकसभा का संसद होना अनिवार्य है। अगर ये प्रधानमंत्री हैं तो बिना संसद के आप प्रधानमंत्री नहीं हो सकते। इसी तरह मुख्यमंत्री होने के लिए आपको विधायक होना अनिवार्य है, ठीक है, उसको अनिवार्य है। इसी तरह आपके जितने भी मंत्रिपरिषद में गृह मंत्री हो गए या बहुत सारे जो के भी कैबिनेट मंत्री होते हैं वो भी संसद होते हैं। तो जब तक ये संसद को मंत्री है, जैसे मंत्री तो बहुत कम ही बनते हैं, बाकी संसद तो बहुत होते हैं। आपको पता होगा कितनी सीटें हैं, कमेंट करके बताइएगा कितनी सीटें हैं लोकसभा में, ठीक है। तो ये जब तक संसद कैबिनेट मंत्री नहीं बनते तब तक ये विधायिका के रूप में होते हैं, और जब ये कैबिनेट मंत्री बन जाते हैं तो ये कार्यपालिका और विधायिका दोनों के रूप में काम करते हैं। जब ये अपने ऑफिस में काम करते हैं तो ये कार्यपालिका के रूप में काम करते हैं, और जब ये अपने संसद में काम करते हैं तो ये विधायिका के रूप में काम करते हैं, ठीक है। तो आपको आई होप कि ये समझ में आ गया होगा कि कार्यपालिका में कौन कौन आता है और कौन कौन विधायिका में आता है। जो कार्यपालिका में है वो विधायिका में भी आ सकते हैं, ठीक है, जरूरी है लेकिन आ सकते हैं। सेम वही चीज कंडीशन चलेगा इनके साथ में। अभी आपको ये समझ में आ गया ना, तो हम नियंत्रण और संतुलन व्यवस्था को समझने वाले हैं। उससे पहले अगर आप हाईकोर्ट देखिए तो हाईकोर्ट एक निष्पक्ष है। हाईकोर्ट की बात छोड़िए, ये जो न्यायपालिका है, न्यायपालिका एक निष्पक्ष होती है। इसका किसी भी पार्टी से, किसी भी गवर्नमेंट से कोई लेना देना नहीं होता। ये अपना एक ये इसे आप एक श्रृंखलाबद्ध बोल सकते हैं, जिसमें से आपको पहले सबसे हाई स्तर पर, ऊंचे स्तर पर आता है आपका सुप्रीम कोर्ट एससी, फिर हाई कोर्ट एचसी, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। आप ये ऐसे एक क्रमबद्ध स्तर होता है। आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में गए, ठीक है, वहां पे आप उनके फैसले से नहीं सेटिस्फाइड है, आप एचसी में, हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। हाई कोर्ट जनरली हर राज्यों में एक होता है और सुप्रीम कोर्ट एक ही है। डिस्ट्रिक्ट आपको हर डिस्ट्रिक्ट में मिल जाएगा, ठीक है, मतलब डिस्ट्रिक्ट जो कोर्ट है। और आपको एचसी से नहीं संतुष्ट है तो आप जाके सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं अपील अपना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अभी आगे क्या होता है कि हमने बोले ये सब देख लिया न्यायपालिका। अभी ये देखते हैं ये नियंत्रण और संतुलन व्यवस्था का काम किस तरह से चलता है, ठीक है, आइए देख लेते हैं। दोस्तों क्या होता है आप समझिएगा बहुत अच्छे से। पहली बात तो अभी विधायिका क्या करती है दोस्तों, जो भी आपके कानून बनते हैं, अब स्टार्ट किएगा यहाँ से समझना, तभी आप इसे अपने से एक्सप्लेन कर पाएंगे। जो कानून होता है दोस्तों वो कौन बनाता है पता, वो विधायिका बनाती है। ये जो बिल होता है, शायद मार्कर नहीं चल रहा है, सेकंड मार्कर, तो ये जो बिल होता है, ये बिल, ये जो कानून होता है, ये कौन बनाता है, ये विधायिका बनाती है दोस्तों। राज्य की होगी तो राज्य की विधायिका, केंद्र की है तो केंद्र की विधायिका। अब वो समवर्ती सूची वाली बात मत करिएगा, ठीक है, अभी सूची की बात मत करिएगा। अभी केंद्र का है तो कौन, केंद्र की विधायिका, राज्य का है तो राज्य की विधायिका। अच्छा, बिल इसने पास कर दिया तो ये क्या है कि भैया संसद ने बिल बना दिया तो बिल पास हो जाएगा, ऐसा जरूरी थोड़ी ना कि हो जाएगा। नहीं भैया, इसके बाद इस बिल को कार्यपालिका देखती है, और कार्यपालिका अगर देखती है कि इसमें कुछ गड़बड़ है तो इसे संशोधन करने को कह सकती है, और इस बिल को बनाते विधायिका है, लागू कौन करती है, लागू कार्यपालिका करती है। और जो कार्यपालिका विधायक लागू कर देती है कि उसका उल्लंघन करने पे उसे उससे दंडित या पनिशमेंट कौन देता है, जो भी मुजरिम होते हैं, न्यायपालिका। लागू बनाया किसने, विधेयक, मतलब विधायिका ने बिल बनाया, लागू किसने किया, कार्यपालिका ने, और उससे किया किसने, सजा किसने दी, न्यायपालिका ने। अगर इन्होंने कुछ गलत बनाया है तो इन्हें भी मना कर सकते हैं, और जब ये लागू करते हैं तो इन दोनों के बावजूद लागू करने के बाद अगर नियम गलत है तो न्यायपालिका इसे मना कर सकती है, ठीक है। तो अब ये नहीं है कि विधायिका के मन में जो आया वो कानून बना दिया, नहीं, इसमें नियंत्रण और संतुलन व्यवस्था तो खराब हो गया ना, नियंत्रण कहाँ रह जाएगा, ऐसा नहीं है। तो इन दोनों पे इसको मना कर सकते। अभी आगे देखिएगा, अभी कंप्लीट नहीं हुआ। अब जो विधायिका है दोस्तों, ये जो कार्यपालिका है ये स्वतंत्र नहीं होती है। कार्यपालिका विधायिका के प्रति क्या होती है, ये कार्यपालिका विधायिका के प्रति बोल सकते हैं, मतलब कि ये इनके नियंत्रण में होती है। ये कुछ भी गलत, नियंत्रण में तो नहीं बोल रही, लेकिन ये इनके, जिस तरह से राष्ट्रपति का महाभियोग आप लोग पढ़ा होगा कि उन्हें महाभियोग से हटाया जा सकता है, सेम वही चीज इनके पास भी है। ये इनके ऊपर निर्भर करते हैं, अगर विधायिका वाले चाहे संसद तो इन्हें हटा भी सकते हैं। तो ये क्या है, ये इन पे डिपेंडेंट है, तो ये भी स्वतंत्र नहीं है, ठीक है। अभी क्या करते हैं, ये जो कार्यपालिका के लोग हैं, ये कार्यपालिका क्या करते हैं, ये लागू करते, ये कार्यपालिका भैया जो भी है, ये न्यायपालिका में जो हो गए आपके जज हो गए ना, चीफ जस्टिस हो या फिर जो है, इनकी नियुक्ति कौन करता है, इनकी नियुक्ति तो भैया कौन करता है, वही कार्यपालिका।
अब जैसे आपको नहीं समझ में आए तो जो आपके चीफ जस्टिस होते इस समय शायद उमेश यादव ललित हैं, तो उनकी नियुक्ति कौन करता है भैया? उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। तो उनकी नियुक्ति मतलब न्यायपालिका की नियुक्ति किसने किया? कार्यपालिका ने किया। लेकिन ये न्यायपालिका ही है जो कार्यपालिका और न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका के ऊपर अंकुश रखती है, इन्हें निरंकुश नहीं होने देती है, इनके ऊपर वो क्या कहती है, वो केंद्रित रहती है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि कार्यपालिका विधायिका के ऊपर डिपेंडेंट है, विधायिका ने कानून बनाया, जो कार्यपालिका ने लागू किया, सजा इसने सुनाया, जो भी होगा। और ये दोनों जो हैं विधायिका कार्यपालिका डिपेंडेंट है किसके ऊपर? न्यायपालिका के ऊपर। यही नियंत्रण और संतुलन व्यवस्था है कि कोई एक दूसरे से सभी बंधे हुए हैं, कोई भी अपने मनमानी नहीं कर सकता है। तो आपको उसको रटने की क्या जरूरत है दोस्तों? आप सोशल को रट सकते हैं, कभी ना रट पाइएगा, कभी आप उस विचार से आगे निकलिए, कभी ना रख पाइएगा सोशल को। समझिए आप नियंत्रण और संतुलन व्यवस्था से बात समझ आते हैं। नियंत्रण कि मतलब नियंत्रण बना रहेगा, संतुलन बना रहेगा। तो जब आप उसे पढ़ेंगे ना तो आपको समझ में आ जाता है आखिर ये कहना क्या चाह रहा है। और जब आपने एक बार इसे पढ़ रखा है तो उसमें आपको कोई प्रॉब्लम होने वाली बात ही नहीं है। आपको याद आ जाएगा सरकार के विभिन्न अंग होते हैं, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, ये एक ही स्तर पर रहकर अपने कार्य को कार्य करते हैं। इसी को क्षैतिज वितरण भी सत्ता का क्षैतिज वितरण भी कहते हैं। और यही क्या है? विभिन्न अंगों के बीच में, और यही नियंत्रण और संतुलन व्यवस्था है। क्या है नियंत्रण और संतुलन व्यवस्था? कि दोनों, ये तीनों एक दूसरे से निरंकुश नहीं हो पाते हैं। ये जो कार्यपालिका है विधायिका के ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है। और ये जो विधायिका और कार्यपालिका है इन दोनों पे कौन करता है? इनके नियंत्रण में। ये जो कानून बनाती है इसको लागू कौन करता है? कार्यपालिका। तो इसी तरह से दोनों क्या है, तीनों क्या है, एक दूसरे से बधे हुए हैं, बोल सकते हैं आप, ठीक है। कोई एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं है। तो आपको ये पहला टॉपिक जो बड़ा इंपॉर्टेंट था आपको समझ में आया होगा। ये दोस्तों क्या होता है कि अक्सर लोग इतना बता के छोड़ देते हैं, इन लोगों को आपको जानना चाहिए। जब तक आपको ये नहीं पता हो कि यार कार्यपालिका में कौन आता है, आप क्या समझेंगे? हमने भी पहले कार्यपालिका पढ़ रखा है, भाई कार्यपालिका की क्या होती है? कार्यपालिका, व्हाट इज ए कार्यपालिका? आपको कार्यपालिका तो पता होना चाहिए ना। आई होप कि आपको वीडियो में मजा आ रहा होगा और आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो चलिए अब इसके आगे जो दूसरा है टॉपिक उसे हम पढ़ लेते हैं। इससे पहले इरेज कर लेते हैं, 1 मिनट। चलिए दोस्तों अब हम जो हमारा दूसरा है उसे देख लेते हैं। अब दोस्तों हमें लिखना बहुत कम पड़ेगा, थोड़ा सा एक्सप्लेन ही करना होगा क्योंकि अब आ गए हैं सारे सरल चीजें। तो एक आपको देखने को मिलेगा सत्ता का, सरकार के विभिन्न स्तरों के बीच विभाजन या सत्ता का ऊर्ध्वाधर विभाजन, ऊर्ध्वाधर विभाजन। आपको ये समझना चाहिए मेरे भाई, जब हमने मतलब क्षैतिज वितरण बोला था तो क्षैतिज मतलब क्या होता है? ये होता है ऐसे ऐसे विभाजन, ठीक है। आपको समझ में आना चाहिए क्षैतिज। जब हमने ऊर्ध्वाधर बोल दिया तो मतलब ये कैसा होगा? ये क्या होगा? ऊपर नीचे होंगे, ठीक है, एक ही स्तर पे नहीं होंगे। लेकिन ये तीनों क्या है? ये तीनों एक ही स्तर पे थे भाई। ये आपको ऊर्ध्वाधर और उसमें समझना चाहिए क्षैतिज में, ठीक है। तो अभी हम क्षैतिज विभाजन पढ़ेंगे। तो विभिन्न सरकारों के बीच में शक्तियों का क्षैतिज विभाजन या ऊर्ध्वाधर वितरण क्या होता है कि आपको एक संघ सरकार या आपकी एक केंद्र सरकार होती है, ठीक है। आपको क्या होती है? केंद्र सरकार है, कुछ शक्तियां इनके पास होती है भाई साहब के पास। और आपको एक राज्य सरकार जिसे आप प्रांतीय सरकार भी क्या कहते हैं? प्रांतीय सरकार के नाम से भी जानते हैं भारत में। इसके नीचे आप चलेंगे तो आपको स्थानीय सरकार जिसमें ग्राम पंचायत और ये नगर निगम देखने को मिलता है, स्थानीय सरकार। तो ये क्या है? इससे बड़ी राज्य सरकार है, राज्य सरकार से बड़ी क्या है? केंद्र सरकार है, ठीक है। तो ये दोनों के बीच में एक स्तर, क्या बोलते हैं, एक ऊर्ध्वाधर स्तर पर शक्तियों का विभाजन होता है। तो ये है सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण, जैसे कि हमने आपको पहले वीडियो अगर बनाया, अगर आप नहीं देखे तो उसे जरूर देखिएगा। उसमें आपको हमने एक्सप्लेन कर रखा है कि भाई साहब ये जो शक्ति है ना, इसे विभाजन कर दिया गया, सत्ता को विभाजन कर दिया गया है। और कुछ शक्तियां हैं जो कि राज्य सरकार को दे दी गई है। राज्य अपने उन शक्तियों के अंदर एक स्वतंत्र रूप से शासन करता है, उनका कोई उसमें हस्तक्षेप नहीं होता है केंद्र सरकार का। तो इसे हम बोल सत्ता को ऊर्ध्वाधर वितरण, आप मतलब पूछता है मतलब 1 शॉर्ट क्वेश्चन में, ये शॉर्ट क्वेश्चन में 1 नंबर का, तो आप सीधा लिखिएगा क्या? सरकार के विभिन्न स्तरों के बीच शक्तियों का विभाजन क्या कहलाता है? ऊर्ध्वाधर वितरण। आपको समझ में आ गया होगा कि
केंद्र सरकार और राज्य सरकार जो है ये अलग अलग होते हैं, इनका एक अलग अलग अपना काम करने का दायरा है, इनकी अलग अलग शक्तियां डिवाइड कर दी गई है। तो यही तो है सत्ता का ध्वजारोहण। इसमें क्या बहुत ज़्यादा रटने की जरूरत है भाई। सर आपको केंद्र सरकार राज्य सरकार पता है, इनके बीच में शक्तियों का अलग अलग विभाजन होता है, आपको पता है। केंद्र सरकार जहाँ पे पंजाब में अगर कांग्रेस है या कोई अदर सरकार है, किसी स्टेट में अदर सरकार है, पश्चिम बंगाल ममता बनर्जी जी हैं, कहीं पे भी हो, तो वहाँ पे बीजेपी जो केंद्र में वो हस्तक्षेप नहीं कर सकती। वो अपने हिसाब से अपने यहाँ का कानून के हिसाब से राज्य के साथ क्या करती है, अपने राज्य को चलाती है। ठीक है, तब आई होप कि आपको सत्ता का ऊर्ध्वाधर विभाजन समझ में आया होगा। और इसके बाद स्थानीय सरकार होती है, स्थानीय सरकार को आपको पता ही है कि ग्राम पंचायत और इन लोगों को भी कानून बना दिया गया है। और ठीक है, हर जगह ऐसा नहीं होता कि हर लोकतंत्र में ऐसा ही होगा, लेकिन जहाँ पे भी ऐसा होता है कि उसका विभाजन राज्य और सत्ता में से है, तो वहाँ पे उनके संविधान में एक स्पष्ट रूप से वर्णन होता है मेरे भाई, क्या कि किस तरह से शक्तियों का विभाजन होगा, जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी है। उसका पूर्णतः वर्णन है कि कहाँ पे क्या कैसे होगा, कैसे शक्तियों का विभाजन होगा। अब इसके आगे अगर आप चलेंगे तो आपको तीसरा मिलेगा। तीसरा भी आपको बहुत ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ये दो इंपॉर्टेंट थे जो आपको बता दिए। फर्स्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, फिर सेकेंड था, अभी अब थर्ड को हम भी देख लेते हैं। तो अभी थर्ड और फोर्थ छोटे छोटे हैं दो, तो क्यों ना उनको भी देख लिया जाए। क्या सोचते हो आप, देख लिया जाए? ओके, एग्जाम का तैयारी अच्छे से करिएगा। चलिए ओके, आ जाइए। तीसरा कहता है दोस्तों कि भाषा। इसमें तो आपको सही से बुक में दिया भी नहीं है। मसलन समुदाय के आधार पर सत्ता का विभाजन, ठीक है, के आधार पर सत्ता का विभाजन। फाइनली दोस्तों इसका मतलब क्या होता है आपको मैं बताऊं तो, जैसे आपने आरक्षण पढ़ रखा होगा किसी चीज में जिसकी अल्पसंख्यकों को आरक्षण देना, बस वही है ये चीज। ठीक है, अब पहली बात तो आपने बेल्जियम में एक सामुदायिक सरकार पढ़ा, तो वो तो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल हो गया। अभी आपको हमारे यहाँ सामुदायिक सरकार तो नहीं देखने को मिलती है। तो भाई साहब आप अच्छे से समझ सकते हो कि जिस तरह से हमारे यहाँ अल्पसंख्यक, जिसे हम एससी जो हमारे एससी लोग होते हैं, ठीक है, जिसे हम दलित, न जाने दलित एक गलत वर्ड है, न जाने कहाँ से ला दिया गया, है तो है। तो वो जो भाई लोग होते हैं उनको हमारे यहाँ आरक्षण दिया गया है। हमारे यहाँ विधायिका में भी उन्हें आरक्षण दिया गया है। आप लोग अगर महात्मा गांधी और अम्बेडकर जी का वो समझौता पढ़े होंगे, तो अभी आगे नहीं पढ़े तो आगे पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से आपको पता होगा। ठीक है, तो वहां से ही हिसाब से क्या होता है कि तभी से चला आ रहा है, इनका आरक्षण दे दिया गया है। हमारे महिलाओं के लिए ग्राम पंचायत में 33% सीट का आरक्षण है। खैर भी विधायिका और लोकसभा में बहुत बार कोशिशें की गई कि महिलाओं के लिए आरक्षण हो जाए। आज महिलाएं विधायिका में बहुत ही कम है, बहुत ही कम है। ठीक है, पुरुषों की तुलना में बहुत कोशिश की पर ऐसा हो नहीं पाया, ये विधेयक ही नहीं पास हो पाया। अच्छा, आप सोचते हैं कि कभी ये सोचा कि यार ऐसा क्यों नहीं विधेयक पास हो रहा है? अरे मेरे भाई, ये वो जो विधेयक पास कर रहे हैं वो बैठे भी तो पुरुष ही है ना, तो लोग करते नहीं विधेयक पास। आधे लोग राजे जब तक भाई बहुमत नहीं प्राप्त होता तब विधेयक नहीं पास होता, आपको पता है, तो नहीं हो पाता है विधेयक पास। ये सब कुछ रीजन्स हैं। तो वो जो महिलाओं का ग्राम पंचायत में दे दिया गया है वो भी यहीं पे आता है। आपको कहीं मतलब किसी भी गवर्नमेंट जॉब में एक हम लोग कोटा होता है ना, जनरल, ओबीसी, एससी, तो एक हिसाब से ओबीसी वालों को ज़्यादा छूट होती है, फिर ओबीसी, फिर जनरल, एससी वालों को ज़्यादा होती है, तो वो भी इसी में आ जाते हैं। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया भाषा मतलब समुदाय के हिसाब पर। आप इसे बेशक आरक्षण से ही समझिएगा, किसी चीज़ को जिनके अल्पसंख्यकों को आरक्षण दे देना ही क्या है, भाषा और मुस्लिम और समुदाय सत्ता के आधार पर सत्ता के विभाजन है। अब आपको जो चौथा दिखने को मिलता है वो मिलता है दबाव समूह, आपके बुक में जो है, और आंदोलन। अब दोस्तों इनमें क्या होता है ना, इनमें आपको प्रत्यक्ष नहीं देखने को मिलता, आपको इसमें अप्रत्यक्ष देखने को मिलता है। अब आप प्रत्यक्ष है, तो पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं, यहाँ पे आप इससे इंट्रोडक्शन ही समझ के चलिए। खैर इंट्रोडक्शन से हम बहुत आगे तक चलेंगे, ऐसी बात नहीं है कि हम इंट्रोडक्शन तक रह जाएंगे, लेकिन आपको इसके 5 चैप्टर या 4 चैप्टर में बहुत डिटेल से इसे पढ़ना है, बहुत ही डिटेल से। ठीक है, बहुत ही डिटेल से। तो पहली बात हम दबाव समूह और आंदोलन में अंतर देख लेते हैं, थोड़ी थोड़ी इनकी परिभाषा देख लेते हैं। तो दबाव समूह क्या होता है? अच्छा पहले आप बात आंदोलन तो आप समझते होंगे यार भाई, इसे किसान आंदोलन चला, कोई चीज़ अगर लगता है कि गवर्नमेंट ने गलत लाया तो हम उसके विरुद्ध आंदोलन करते हैं, और गवर्नमेंट ने जैसे किसान आंदोलन को वापस ले लिया था, मतलब किसान जो भी उसमें कानून पास हुआ था उसे वापस लिया था, तब किसान आंदोलन जाके खत्म हुआ था। ठीक है, तो अभी क्या होता है कि दबाव समूह क्या है कि दोस्तों जैसे एक डॉक्टर है या टीचर है, मान लीजिए इनकी सैलरी कम हो गई, तो ये अभी जितने सारे डॉक्टर लोग हैं ये इकट्ठा हो जाए, अपना एक संगठन बना ले और
क्या बोलते हैं धरना दे, प्रदर्शन करे, इनकी बातें ये मान ली जाए, ये तो अपने लाभ के लिए करते हैं, तो ये होते हैं दबाव समूह। तो इसकी अगर डेफिनेशन आप बोलना चाहे क्या होता है कि किसी एक ही पेशे के व्यक्ति जो अपना संगठन बनाकर अपने लाभ के लिए प्रदर्शन करते हैं तो वो दबाव समूह कहलाते हैं, या किसी एक ही पेशे के व्यक्ति जो अपना संगठन बनाकर प्रदर्शन करते हैं तो वो दबाव समूह कहलाते हैं। ये बात याद रखिएगा, किसी एक विशेष पेशे के व्यक्ति, डॉक्टर है तो डॉक्टर, टीचर है तो टीचर, जो भी है वो, ठीक है, वो दबाव समूह में किसी पेशे के व्यक्ति संगठन बनाकर, जबकि आंदोलन में ऐसा कोई संगठन नहीं होता है, ऐसा कोई विशेष पेशे के व्यक्ति नहीं होते। आंदोलन एक विस्तृत रूप होता है, आंदोलन एक विशेष दिन तक चलता है, इसमें कोई भी भाग लेता है, इसमें टीचर भी आ सकता है, डॉक्टर भी आ सकता है, सभी आ जाते हैं। कोई भी नियम अगर गलत है, देश के हित में नहीं है तो सभी करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे बेसिकली अपने लाभ के लिए दबाव समूह में क्या होता है, यहाँ पे किया जाता है प्रदर्शन। अब क्या होता है, अब कहेंगे अच्छा ऐसे क्या होता है, इसमें शक्ति का अभियान कहाँ से आ गया। तो दोस्तों जैसे आप लोकतंत्र में कैसे कहते हैं, अगर आपके पास कोई एक ही कैंडिडेट है तो लोग किसे वोट देंगे मेरे भाई, हो सकता है जो भी देंगे उसे के देंगे, तो वो लोकतंत्र थोड़ी ना है। लेकिन जब 2-4 लोग होंगे तो लोगों को अपने चुनने का अधिकार है, तो वो लोकतंत्र होगा। और इसी तरह है मेरे भाई, हमें केंद्र में पार्टियां देखने को मिलती है, बीजेपी, कांग्रेस, अदर जितनी भी सारी पार्टियां हैं, हमें वो देखने को मिलती है, हम उनमें से चुनते हैं। तो ये दबाव समूह हमारे, आपको पता होगा हमारे यहाँ उद्योगपति दबाव समूह ज़्यादा है, उद्योगपति लोग ज़्यादा फेमस है। उद्योगपति के बाद आपको देखने को मिल जाएंगे मेरे दोस्तों, क्या बोलते हैं आपको, उद्योगपति के बाद किसान वर्ग हो गए, ऐसे बहुत सारे हमारे समूह होते हैं जिनसे हमें कोई भी प्रॉब्लम होने वाली नहीं होती है। लेकिन ये उद्योगपति लोग क्या करते हैं, जब चुनाव आता है ना, तो ये जो नेता लोग होते हैं ये पार्टियों को पैसा डोनेट करते हैं, ये डोनेट करके जब करते हैं, इससे ये लोग अपना प्रचार करते हैं, चुनाव लड़ते हैं, और जब फाइनली जब ये लोग चुनाव जीत जाते हैं तो जो भी फैसला लेते हैं, कानून बनाते हैं, ये इनके हित में करते हैं, इनको ध्यान में रख के करते हैं। तो यही तो हुआ ना कहीं सत्ता का विभाजन इनके पक्ष में भी हो गया। तो बस यही है कि दबाव समूह और आंदोलन के बीच सत्ता का विभाजन। और बाकी इसके बाद आपको पूरे डिटेल में हमने इसके परिभाषा बता दिया, सब कुछ बता दिया, और आपको 5 चैप्टर में पढ़ना है। तो आई होप दोस्तों ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ हमारा फाइनली 1 चैप्टर एक बहुत अच्छे से समाप्त हो गया। आपने पहला वीडियो और सेकंड वीडियो देखा तो आपको पहले चैप्टर में कहीं प्रॉब्लम होने वाली बात नहीं है। और आपको वीडियो अच्छा लगा तो क्या करना है आपको पता है, अपने दोस्तों में शेयर करना है। फाइनली आज मैंने दोबारा भी शूट किया, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो यार कर दो। अब आपको पता है कि मैथ, विज्ञान और मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस और हिंदी इस चैनल पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करिए। दिन में दोस्तों 4-5 वीडियो शूट करना बहुत मुश्किल होता है, वेट आपके लिए किया जाए, तो कर दो यार सब्सक्राइब, क्या ही करना है। और बाकी दोस्तों में जरूर शेयर करिए कि दोस्तों क्या है इसकी ये फ्री, मतलब शिक्षा को हर लोगों में गली गली पहुंचाना चाहिए। तो बस उसी के पक्ष में ये एक होता है, अपना प्रयास है, और इसमें आप अपना प्रयास और उसके सहभागी बनिएगा। तो चलिए ठीक है दोस्तों, आपसे हम मिलते हैं अब तक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।